अब आता है वो पॉइंट, ये मुझे याद आता है कुरान बैच में ये टॉपिक पढ़ा रहा था और किसी बच्चे ने बड़ा छोटा सा यहाँ से क्लिप कट कर लिया था, हालांकि पढ़ा के 100 रिस्पेक्ट में रहा था, फनी क्लिप था, मजा आया मेरे को देख करके। इनफैक्ट है ना, एक तो लड़के हमारे उड़ान वाले इतना टैलेंटेड है भाई, एडिटिंग में क्या बताऊँ, मैं नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करते हैं वो लोग, ठीक है, हैट्स ऑफ, मतलब उस टैलेंट के लिए तो आई ऑलवेज सैल्यूट देम, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ है, अभी क्या है कि मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के अंदर क्या होता है ना, जो एम्प्लॉयज हैं, खासकर अगर आप देखोगे मेल एम्प्लॉयज, तो उनको कोई सुंदर कन्या दिख गई वहां पे, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, वो लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि अरे अच्छा क्या बात है, हाय मैम कैसे हो आप, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हवा आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो एसी मैं ठीक करके देता हूँ, ठीक है। तो मतलब पॉइंट इज कि ये एक नॉर्मल कहते हैं ना, इनफैक्ट ये सिर्फ मेल एम्प्लॉयज के साथ नहीं, आप देखो कभी 11-12 के अंदर अगर कोई नई स्टूडेंट भी आ जाती है ना गलती से, और सुंदर स्टूडेंट आ जाती है ना, तो लड़के ना अलग ही लेवल पे शर्मा रहे होते हैं, शाई हो रहे होते हैं, ब्लश कर रहे होते हैं, ओह भाई, और गलती से किसी ने बात कर ली तो भाई फिर तो देखो, फिर अलग ही उस इंसान के मजे हो रहे होते हैं इंटरवल के अंदर, ठीक है, बाकी वाले टांग खींच रहे होते हैं उसकी। तो मतलब ये कॉमन आइडियोलॉजी है, अगर आप देखोगे फीमेल एम्प्लॉयज हैं, हालांकि नो डाउट ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऑफिस के अंदर ऐसा होता है, नहीं भाई, ऑफिस के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक फीमेल के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं, डेफिनेट सी बात है, और प्रॉपर लॉज है कि अगर आप किसी फीमेल के साथ कुछ गड़बड़ करने का सोचते भी हो तो भाई आपके लिए लीगल ऑफेंस है वो, और आपको उसका गंदा पनिशमेंट मिल सकता है, और इनफैक्ट आपका करियर भी खत्म हो सकता है, ठीक है, उसको पॉश रूल्स वगैरह कहते हैं, वो भी नहीं पढ़े, ठीक है। तो पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो मन में लड्डू फूटने वाला पॉइंट है ना, वो होता है, अगर फीमेल कोई आगे खासकर अच्छी दिखने में तो भाई मन में लड्डू फूटा है ना, तो वही वाला केस सिनेरियो हो जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ अलग अलग परसेप्शंस है, आइडियोलॉजीज हैं एक आइडियल वुमन की, जो समाज के अंदर लोगों ने धारणाएं बना रखी, ठीक है, डन ना। अब मैं आगे अगर आपसे बात करूं तो अगर आप देखोगे बेटा, हमारे समाज के अंदर ना एक बेसिक डिवीजन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जेंडर डिवीजन की, जेंडर डिवीजन मतलब आप कौन से जेंडर को, आपके मेल हो या आप फीमेल हो, ठीक है। तो अगर हम जेंडर डिवीजन की बात करें, बेसिक ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम जेंडर डिवीजन की बात करें, तो जेंडर डिवीजन को ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन, पहला कर सकते हो बायोलॉजिकल बेसिस पे, यानी जैसे कि हम लोग बॉर्न हुए, ठीक है, बायोलॉजिकल डिवीजन यानी बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हम पहला डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल डिवीजन। ठीक है, जिसमें हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं एज मेन एंड वुमेन। देखो मैंने अगेन कहा कि और भी बाकी जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, मैं एक ब्रॉड कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायोलॉजिकल वे में अगर हम देखेंगे तो दो बड़े डिविजन आते हैं हमारे पास, दैट इज मेन और वुमेन, और समाज के हिसाब से यहाँ पे डिविजन ना बड़ा अलग सा, ठीक है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, तो सोसाइटी ना इसको नॉर्मल नहीं देखती, सोसाइटी बहुत अलग तरीके से देखती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़, ठीक है। सोसाइटी यहाँ पे इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से व्यू कर रही है। सोसाइटी क्या कह रही है, सोसाइटी का कहना बहुत सिंपल है कि जितने भी विमेन है ना, जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारा घर का काम करेंगी, और जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मेन है आपका, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि जितना भी बाहर का काम है वो सारा करेंगे। हालांकि धारणाएं अभी बेटा काफी ब्रेक हो चुकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी क्या है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बहुत सिंपल है। नंबर वन, जो विमेन है ये क्या करेंगी, ठीक है, विमेन बात कर लेते हैं और यहाँ पे मेन लिख लेते हैं, ठीक है, डन। तो विमेन और मेन के रोल समाज के हिसाब से ना काफी अलग तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। तो विमेन विल डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, और मेन की बात करें विल डू ऑल द आउटसाइड वर्क। चल, तो हमने क्या देखा कि समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से कुछ इस तरीके से हमने डिवीजन कर रखा है, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म्स में सिंपल है मेन एंड वुमेन, और समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से आपका कि महिलाएं जो है सारा काम करेंगी घर का, और मेन सारे काम करेंगे आपके बाहर, ठीक है। ये कॉमन धारणा है, कॉमन आइडिया है। आगे बात करते हैं ना। तो अगर आप देखोगे जेंडर डिवीजन की जब कभी भी बात की जाती है तो हर एक तरीके से जेंडर डिवीजन आपको देखने को मिलता है। डिवीजन मतलब किसी पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना, भागना, मतलब किसी भाग में डिवाइड करना, या एक कैटेगरी में डाल देना। हमने बायोलॉजिकली डाल दिया और मेन और विमेन के फॉर्म में, लेकिन समाज कहता है कि जो महिलाएं हैं उनका डिवीजन ये है कि वो सारा घर का काम करेंगी, और जो पुरुष हैं वो सारे बाहर का काम करेंगे, ठीक है। तो देखो कि अगर हमारे समाज में जेंडर डिवीजन तो आपको दिखता है डेली लाइफ में, लेकिन दुख की बात ये है कि बायोलॉजी के बेसिस पे नहीं, यानी बायोलॉजिकल फॉर्म में नहीं, ठीक है, बट किस फॉर्म में है, सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स के फॉर्म में।
तो स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है धारणाएं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी धारणा, यानी किसी के बारे में आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर, ठीक है, आपने क्या किया है, किसी के बारे में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बना ली है, एक पर्टिकुलर आपने आइडिया बना लिया है कि भैया ये इंसान ना ऐसा ही है, इसका यही रोल होना चाहिए, इनके पास कोई और काम नहीं हो सकता, तो ये कहलाते हैं आपके स्टीरियोटाइप्स। आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर धारणा बना के घूम रहे हो, एक पर्टिकुलर तरीके से उसको आप जज करना स्टार्ट कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आइए बात करते हैं आगे ना, तो ये कहलाते हैं आपके स्टीरियोटाइप्स। आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर धारणा बना के घूम रहे हो, एक पर्टिकुलर तरीके से उसको आप जज करना स्टार्ट कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आइए बात करते हैं आगे ना, तो जब बात की जाती है बच्चों सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है बेटे, वेरी सिंपल, कि जितना भी जेंडर बेसिस, मतलब जेंडर के बेसिस पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, काम को डिवाइड कर रहे हो, यानी काम को बांट ले रहे हो। तो अगर मैं बात करूं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, तो सिंपल शब्दों में सेक्सुअल डिवीजन का मतलब होता है कि घर के अंदर का जितना भी काम है, ठीक है, वो सारे का सारा काम या तो घर की फीमेल मेंबर करेगी, या फिर जो आपकी काम वाली आंटी होती है उनकी मदद से पूरे घर के काम को ऑर्गेनाइज करवाएगी। अब आप भी देखेंगे बहुत सारे बच्चों की मम्मी हाउसवाइफ होंगी, है ना, तो अब वो सुबह से बच्चे उठ जाती हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे से आपको रेडी करना, आपके स्कूल में टिफिन बना के देना, आपके पापा को लंच बना के देना, घर के सारे काम काज करना। फिर आपने देखा होगा कई बच्चों के घर में काम वाली आंटी आती होंगी, तो उन काम वाली आंटी से काम करवाना, ये सारा का सारा काम आपके मम्मी का है, मतलब जिनकी मम्मी हाउसवाइफ है। और बहुत सारी ऐसी मम्मीज होंगी जो आपके ऑलरेडी जॉब करती होंगी, काम करने जाती होंगी, तो उनके पास भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, सुबह उठ करके सब कुछ मैनेज करना, खुद काम पे जाना, काम वाली आए तो उसको मैनेज करना, तो देख मल्टीपल चीजें। तो अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, सेक्सुअल डिवीजन का मतलब होता है जब आप जेंडर के आधार पे क्या कर रहे हो, काम को डिवाइड कर रहे हो, जो कि अगेन बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस मीन्स जितना भी आपका काम है इन द होम, ठीक है, दिस मीन्स all the work in the house is done by the female member of the family, ठीक है, is done by the female member of the family or organized ठीक है, और organized with the help of ठीक है, with the help of domestic workers, यानी आपकी काम वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चल all the work outside the home, outside the house is managed by the male member of the family, male member of the family, done, ठीक है। चल, तो हमने क्या देखा यहाँ पे बच्चों कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में, कि जितना भी आपके घर के अंदर का काम है वो सारा का सारा कौन मैनेज कर रहा है, वो सारा का सारा मैनेज कर रही है आपकी फीमेल मेंबर, या फिर आपके जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो काम वाली बाई हैं, या आपके घर के माली हैं, या जो भी घर में काम करने वाले और वर्कर्स हैं, उनकी मदद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराना, और घर के बाहर का जितना भी काम है ये जो है किसका काम हो गया, आपके पुरुषों का, यानी आपके मेन का, ठीक है। ये जनरल सोसाइटी का फिनोमेना है। देखो अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये समाज का एक कॉमन धारणा है
कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, यानी यहाँ पे जेंडर के हिसाब से काम को लोगों ने बांट दिया, जो कि अगेन बहुत ज्यादा, मैंने क्या कहा, बहुत ज्यादा छोटा सोच है, बहुत छोटा सोच। ठीक है, चल तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सारे बच्चे इसको नोट करेंगे, जल्दी से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। चलो, तो बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि विमेन डू द हाउस होल्ड वर्क एंड मेन द आउटसाइड वर्क। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे कि जो महिलाएं हैं वो जितना भी घर का काम होता है वो सारा का सारा करती है ना, बहुत सारा हाउस होल्ड वर्क करती है। क्या क्या करती हैं ये कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं क्या करती हैं, बहुत सारा हाउस होल्ड वर्क करती हैं। ठीक है, so women do a lot of household work, है ना। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग हो गया, खाना बनाना हो गया, क्लीनिंग हो गया, सफाई करना हो गया। कई सारे बच्चों घर में काम वाली आंटीज आती होंगी तो वो भी सफाई करती है, लेकिन उनको सफाई को गाइड कौन करता है, आप देखोगे आपकी मम्मी कहती हैं, है ना, कि भैया वो कांता भाई ये कोने से निकालना, लास्ट टाइम तुम कूड़ा छोड़ के गई थी, उधर कोने में बहुत कूड़ा जमा है, कांता भाई कूड़ा निकाल लेना कोने से। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे वॉशिंग हो गया, कपड़े धोना हो गया, है ना। इसके बाद मान लीजिए कुछ बच्चों की जो मम्मी से वो कपड़े वगैरह सिलती भी है ना, कई बार टेलरिंग वर्क हो गया। ठीक है, टेलरिंग वर्क हो गया। इसके अलावा आप देखोगे बच्चों का और अपने पति का और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली। तो ऐसे बहुत सारे काम है बच्चे जो हमारी क्या करती हैं भाई, जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो रोज के बेसिस पे करती हैं। और भाई अगर आप मेन की बात करो तो मेन को एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेड टू डू द हाउस होल्ड, एक्सपेक्टेड टू डू द आउटसाइड वर्क, एक्सपेक्टेड टू डू द आउटसाइड वर्क। ठीक है, चल तो अगर आप देखोगे तो जितने भी मेन होते हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के घर लेके आएंगे, और उस पैसे से जो बच्चे हमारे उलाला उलाला सामान लेकर के आएंगे, मजे करेंगे, चॉकलेट खाएंगे और बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये नॉर्मल अगर आप देख सकते हो नॉर्मल तरीके के डिविजन है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू डू द आउटसाइड वर्क एंड अर्न मनी, तो ये एक जनरल रोल है जो समाज ने किसको बांट रखा है, यहाँ पे समाज के दो बड़े ग्रुप्स को, यानी आपके मेन और वुमेन। ठीक है, हालांकि अगेन इस रोल में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा बाइसिंग है, बाइसिंग मतलब काफी ज्यादा भेदभाव है। बिकॉज डेफिनेट सी बात है कि महिलाएं भी बाहर जा सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बड़े सालों से, बड़े जमानों से समाज का जो विचारधारा है वो कुछ ऐसा ही चलता चला आ रहा है, जो अगेन अपने आप में बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, डन, चल तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करेंगे फटाफट से। ठीक है, चल तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि महिलाएं जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, रेजिंग जेंडर इशू इन द पॉलिटिक्स। देखो जेंडर इशू इन द पॉलिटिक्स की बात करने से पहले एक और पहलू है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि जिस जिस वर्क्स का आपने अभी बात किया, अभी हमने क्या कहा, जो महिलाएं हैं आप देखोगे तो मैक्सिमम जो घर के काम करती हैं, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, टेलरिंग हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, कभी आप देखोगे तो कभी आप ढाबे पे गए हो खाना खाने, ढाबे का खाना यार बड़ा टेस्टी होता है, वो तंदूरी रोटी गर्मा गर्म और दाल तड़का आया हाय, अगर कढ़ाई पनीर हो जाए ढाबे की तो जीवन सुखी है भाई। जीरा राइस मत खाना, बिकॉज जीरे की जगह काफी बार कुछ और भी मिल जाता है उसमें जाके, तो जीरा राइस मत खाना। बाकी ढाबे की रोटी, ढाबे का दाल या ढाबे का कढ़ाई पनीर सब कुछ एकदम ओपी है भाई, मजा ही आ जाता है खा करके। ठीक है, आपने कभी देखा है कि ढाबे वाले भैया की जो संख्या है वो ज्यादा है कंपेयर टू ढाबे वाले आंटी? ढाबे वाली आंटी आपको कम मिलेगी, ढाबे वाले भैया ज्यादा मिलेंगे। यानी भैया जो है मस्त एकदम उधर वो वेस्ट पहन के, बनियान पहन के जो है बढ़िया गमछा डाल करके जो है पैन में ये आग लगा करके तड़का मारे होता है। हाँ भैया हाफ दाल तड़का किसकी है, एकदम भरा है ना। हाँ बोलो भैया हाफ कढ़ाई पनीर लगाओ, लगा लो हाफ कढ़ाई पनीर, है ना। दूसरा उधर ऑर्डर है 2 तंदूरी रोटी 4 रुमाली 1 हाफ बटर पनीर के साथ, लग गया ऑर्डर। तो आप देखोगे ढाबे वाले भैया जो है ना बड़े एक्टिव तरीके से, बढ़िया तरीके से यहाँ पे मस्त खाना बना रहे होते हैं, आग में जला करके, ए भाव हाँ भैया बटर पनीर, इसके बाद लाओ छोले मसाला, ये लो भाई। तो अगर आप देखोगे, इसके अलावा आपने देखा होगा कि टेलर की दुकानों में आपको अंकल लोग ज्यादा दिखते हैं टेलरिंग करते हुए, है ना। मास्टर साहब टेलरिंग की दुकान में, आंटीज की भी टेलरिंग की दुकान होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंकल लोग ज्यादा दिखते हैं टेलरिंग करते हुए। ठीक है, आप देखोगे हाँ भाई गुड्डू नाप ले लियो, हाँ अच्छा बढ़िया, क्या बनाना है, शर्ट बनानी है, अच्छा रुको बनाते हैं, क्या बनाना है बहन जी, सूट बनाना है, अच्छा बनाते हैं, छोटू नाप ले लियो, छोटू नाप ले रहा है भाई। ठीक है, तो आप देखोगे
इसके अलावा भी अगर आप देखोगे धोबी वाले, धोबी मतलब वॉशरमैन भी होते हैं, आप देखो लोग कपड़ा धोते हैं, हाँ भैया 5 कपड़े थे, लाओ भैया 30 रुपए निकालो। तो अगर आप देखोगे तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जितने काम बताए जा रहे हैं समाज के द्वारा कि महिलाएं करनी चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए, ये सारे काम तो यार मेन भी कर रहे हैं। लेकिन पता है फर्क किस बात का है कि जब महिलाएं इस काम को कर रही तो ज्यादातर एक घर के अंदर कर रही, और जब इसी काम को करने के पैसे दिए जा रहे हैं तो जो मेन है बेटा वो भी ये काम कर रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं निंजा टेक्निक, निंजा दिमाग। तो लोग मेन है बेटा वो भी कुकिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, लेकिन जब उनको इस काम के पैसे दिए जाए, ठीक है, जब उनको इस काम के पैसे दिए जाए, तो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है। और आप देखोगे अपने आप में यार ये भी गलत बात है। बचाओ एक महिला, एक वुमेन जो है वही काम घर के अंदर कर रही है, उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, और वही काम को जब कोई इंसान जो मैन है वो बाहर जाके कर रहा है तो उसको पैसे भी मिल रहे हैं, और सामने वाला बोल के भी जा रहा है भैया क्या कढ़ाई पनीर बनाई थी, मजा ही आ गया, एकदम टेस्टी, ठीक है। तो ये लिखते हैं बच्चों बड़ा बच्चे, अगर आप देखोगे तो men also do jobs, तो men also do jobs like कौन कौन से, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, है ना। कब करते हैं, when they are paid for it। So when they are paid for it, जब इनको पे किया जाता है तब आप कह सकते हो कि जो हमारे मेन हैं वो भी इस तरीके के काम करते हैं। डन। चल अब अगर आप देखोगे तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो महिलाएं होती हैं यानी विमेन होती हैं वो भी कभी कभी घर के अलावा कुछ पेड जॉब्स करती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज के अंदर जो पुअर विमेन होती हैं वो आप कह सकते हो एज डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं। जो आपकी थोड़ी ठीक महिलाएं होती हैं, ठीक ठाक महिलाएं होती हैं, आप देखोगे ऑफिस के अंदर काम करती हैं। तो ये भी एक देखने वाला बात है कि विमेन ऑल्सो डू पेड जॉब्स apart from household work। है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्बन एरियाज की बात करिए बच्चों, अर्बन एरियाज मतलब आपके जो शहर के इलाके होते हैं, ठीक है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें बच्चा, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है कि जो आपके पुअर विमेन है खासकर, है ना, जो हमारी पुअर विमेन है, पुअर महिलाएं हैं, पुअर विमेन often work as domestic help, ठीक है। और वही अगर मिडिल क्लास वुमेन की बात करें जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वर्क इन ऑफिसेस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो मिडिल क्लास वुमेन की महिलाएं हैं, है ना, वो कई बार आपको ऑफिसेस में काम करती दिख जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल हमारा जो एक तरीके से समाज है ना बच्चे, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको काफी वैरायटी मिलेगा। तो अभी हमने पहले तो समाज की धारणाएं देखी कि समाज क्या सोचता है कि ये नॉर्मल रोल्स हैं किसी भी विमेन और मेन के, ठीक है, कि विमेन जो है काफी सारे काम करें, और जो नो डाउट कि लोग करते भी हैं, है ना, और महिला जो मेन है इनका काम सिर्फ ये है। लेकिन हम देखते हैं कि यार इसमें भी हमको कई सारे चेंजेस दिखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेन भी जो है कभी कभी कुकिंग क्लीनिंग वाले काम करते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब उनको इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। और वही अगर आप देखोगे तो कुछ केसेस में महिलाएं भी जो है बाकी पेड जॉब्स करती हैं अपने घर के काम के अलावा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अर्बन एरियाज की बात करें, शहरों की बात करें, तो वहाँ पे जल्दी जो गरीब खानदान से या गरीब फैमिली से विमेन होती हैं, वो आपने देखा होगा ऐसे काम वाली आंटीज काम करती हैं कई जगह में, सोसाइटीज के अंदर, लोग घरों के अंदर, है ना, डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं बेटा, कई बार आप देखोगे कि ऑफिस वगैरह के अंदर ये लोग काम करती हैं, ठीक है। डन। चल फिर अगर आप देखोगे कि इनफैक्ट रूरल एरियाज में भी आपको कई बार महिलाएं बाहर का काम करती दिख जाएंगी, आउटसाइड वर्क। लेकिन दुख की बात यह है यार कि इनकी काम को ना कई बार रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। अगर यहाँ पे एक और पॉइंट बनाए दैट इज रूरल एरिया, अगर हम एक और पॉइंट बनाए यहाँ पे रूरल एरियाज का, तो रूरल एरियाज में भी आपको महिलाएं आउटसाइड वर्क करती दिख जाएंगी, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि विमेन डू
women, यहाँ पे लिख लो बच्चों कि women do outside work, है ना, कैसा, like bringing water, पानी लेकर के आना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है भैया, पानी भरना पड़ता है भाई, तभी काम चलेगा आगे जीवन में, है ना। तो लाइक पानी लेकर के आना, पानी लाने के अलावा जो है वर्किंग इन द फील्ड्स, है ना, खेतों के अंदर काम करना, जो कि आप देखोगे अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। जो महिलाएं हैं कई बार आपको खेतों में काम करती दिख जाएंगी, बट द सैड फैक्ट ये है कि इनके काम को रिकग्निशन मिलता ही नहीं। ये सबसे बड़े दुख की बात है अगर आप देखोगे बच्चों कि इनके काम को ना कई बार रिकग्निशन ही नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा सैड फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका जो काम है दैट इज नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है। बट मोस्ट टाइम्स their work is not recognized, their work is not recognized, ठीक है। कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है भाई, इनके काम को रिकग्निशन मिलता ही नहीं है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा सैड फैक्ट है कि नहीं बच्चों। चल तो हमने क्या देखा अभी, नंबर 1 दो तीन चीजें देखी कि जो मेन है आपके जो लोग हैं, आदमी लोग हैं, वो भी कुकिंग क्लीनिंग वाला काम करता है जब उनको पैसे दिया जाता है, ठीक है। अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं काफी सारा ऐसा काम करती है जो यहाँ पे पेड जॉब्स है अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल गरीब औरतें जो है, गरीब घर से खानदान से औरतें आती हैं, वो आप देखोगे काम करती हैं एज अ डोमेस्टिक हेल्प। फिर अगर आप देखिए मिडिल क्लास महिलाएं ऑफिस के अंदर काम करती हैं। इनफैक्ट रूरल एरियाज में जो महिलाएं होती है ना बेटा, वो भी बाहर जाके काम करती है, तो पानी लेकर के आना, खेतों के अंदर काम करना, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केसेस में इनके काम को क्या किया जाता है, रिकग्निशन मिलता ही नहीं। तो अपने आप में एक सवाल हमारे पे उठाता है कि क्या हमें हमारे समाज के अंदर जेंडर इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। पब्लिक लाइफ के अंदर बेटा वो काफी ज्यादा कम, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी लेस, इन पब्लिक लाइफ इज वेरी लेस। चल तो सड़ू सिंह क्या कह रहा है, सड़ू सिंह एकदम खतरनाक फैक्ट बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि भाई बिकॉज इस टाइप का जो जेंडर डिवीजन है, इसके चलते जो महिलाओं का रोल है पब्लिक लाइफ के अंदर वो काफी ज्यादा कम है, जो अपने आप में एक बड़ी सैड फैक्ट है ना। चल अब सवाल उठता है कि इस पूरे सैड फैक्ट को अच्छा कैसे किया जाए, बढ़िया कैसे किया जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुद्दा उठाना पड़ेगा, कहां पे, जेंडर इशू को उठाना पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। चल तो आइए एक काम करते हैं फटाफट, वो अच्छा कैसे किया जाए, बढ़िया कैसे किया जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुद्दा उठाना पड़ेगा, कहां पे, जेंडर इशू को उठाना पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। चल तो आइए एक काम करते हैं फटाफट से जेंडर इशू उठाते हैं पॉलिटिक्स में। देखो नंबर 1, अगर आप देखोगे महिलाएं जो है ना अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इन्होंने कई सारे आंदोलन ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि इनको इक्वल अधिकार मिल सके, ठीक है ना। वुमेन ने वोटिंग राइट्स को डिमांड करना स्टार्ट किया कि भैया हमको भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। अगर आपको फ्रांस की कहानी याद हो तो फ्रांस एक ऐसा देश है जो बहुत जमाने पहले से उछलता आया इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए, है ना, अधिकारों के लिए। और मजे की बात यह है कि इसी फ्रांस देश की हिपोक्रेसी आप देखिए कि इन्होंने खुद महिलाओं को वोटिंग राइट दिया है 1946। अब ये अपने आप में कितना बड़ा, कहते हैं ना कि भैया बोलने के लिए तो बोल वचन बहुत थे फ्रांस के पास, लेकिन जब असली बात आती है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी में प्रैक्टिस करने की तो फ्रांस भाई दोगला बन करता है ना। तो अगर आप देखोगे महिलाओं के ना बहुत जमाने से आंदोलन चलते आ रहे हैं जिसमें वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स को डिमांड कर रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे महिलाओं ने अभी कई सारी चीजों को और डिमांड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस इनका इंप्रूव करने का, यानी कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिसके द्वारा महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाए। अलग अलग जो भेदभाव उनके साथ किए जाते हैं, कई बार आप देखोगे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन काफी ज्यादा है। तो इन सबसे बचाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं के लिए कुछ कानून लाए जाएं, कुछ लॉज लाए जाएं जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड प्रोवाइड एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है करियर अपॉर्चुनिटीज। पहले के जमाने में आप देखोगे क्या होता था, जो बहुत अमीर घर की लड़कियां होती थी उनको थोड़ा बहुत एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिल जाता था, घर पे आके प्राइवेट ट्यूटर्स पढ़ा देते थे। लेकिन ओपनली अगर आप बात करोगे क्या कोई स्कूल था, कोई जगह थी जहाँ पे सारी महिलाएं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जाके पढ़ाई कर सके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफी आपको कम मिलती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का बाहर जाके काम करना भी बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज लोगों का मेंटालिटी बहुत खराब है, लोगों का सोच बहुत छोटा है। लोगों को लग रहा है महिलाएं बाहर जाके काम करेंगी तो सही नहीं रहेगा, इंसल्ट होगा, ये होगा, वो होगा। इस तरीके की फालतू की विचारधारा के चलते महिलाओं की कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल पे डाउट किया जा रहा है। तो अब डेफिनेट सी बात है यार, महिलाएं भी एक लेवल आएगा ना तभी तक तो इंसान झेल सकता है।
तो अभी क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे, आंदोलन स्टार्ट हुए, जिन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स डिमांड करने स्टार्ट किए, लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस डिमांड करना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ ये कहा कि भैया इनको एजुकेशन की और करियर की जो है एकदम भरपूर अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जाए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, लेट्स मूव फर्दर। तो एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, चलो फिर इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से इस इशू को उठाया गया। अब बात करते हैं हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। देखिए फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या, ठीक है, मूवमेंट्स का मतलब होता है किसी प्रकार, चलो फिर इनफैक्ट अगर आप देखो, तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से इस इशू को उठाया गया। अब बात करते हैं हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। देखिए फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या, ठीक है, मूवमेंट्स का मतलब होता है किसी प्रकार का आंदोलन। तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जिन्होंने डिमांड किया कि यार महिलाओं के लिए अधिकार चाहिए हमको पब्लिक लाइफ में, यानी समाज के अंदर भी और उनके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है यार कि एक महिला जो बाहर ऑफिस में जाके काम कर रही है वो घर वापस आकर के घर के भी सारे काम करे, यानी आप ना पब्लिक लाइफ में उनको सपोर्ट कर रहे हो ना पर्सनल लाइफ में सपोर्ट कर रहे हो, जो अगेन बहुत गलत है। अगर कोई एक महिला, एक वुमेन जो है बाहर ऑफिस के अंदर काम कर रही है तो डेफिनेट सी बात है यार, उसके घर वाले जो है उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि घर के थोड़े काम में हाथ बटा ले, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, एक इंसान को एक है ना एक समय ऐसा भी चाहिए होता है जब इंसानी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, राइट। ह्यूमन बॉडी भी रेस्ट मांग करती है। अगर कोई वहाँ 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा ऑफिस में जॉब करके आ रहा है और 10 घंटे के आने के बाद आप सोचो, सबसे बड़ा पता है, इनफैक्ट मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं जब घर जाता हूँ ना, जब यहाँ से जब वर्क करने के बाद, जब काम करने के बाद, आप लोग के लिए लेक्चर्स देने के बाद, व्हेन आई रीच बैक होम आफ्टर 11 घंटा 12 घंटा, है ना, तो एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है ना मेरे मन में, वो ये होता है यार क्या बनाऊं खाने में, ठीक है। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि भाई यार खाने में क्या बनाना है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तब तुम रिलेट कर पाओगे ना जब तुम खुद जॉब करने बाहर निकलोगे, पढ़ने बाहर निकलोगे और अकेले रहना स्टार्ट करोगे, फिर आपको पता चलेगा आपके जीवन में सबसे बड़ा सवाल जो हर दिन का होता है वो ये होता है कि खाने में क्या बनाऊं, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर मेड भी रखोगे खाना बनाने वाली, वो भी आपसे यही सवाल करेगी आगे, भैया खाने में क्या बना दूं सुबह सुबह, है ना। तो डेफिनेट सी बात है कि आप देखोगे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और जो इंसान सुबह से थक हार के आ रहा है उससे अगर आप ये क्वेश्चन पूछो खाने में क्या बनाऊं, तो डेफिनेट सी बात है उस दिमाग के इंसान का फ्यूज उड़ जाएगा, उसको नहीं पता यार खाने में क्या बनाऊं, वो कुछ भी खा लेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फीमेल जो वर्क करके आ रही है, ऑलरेडी काम करके आ रही है, नो डाउट, तो उसके कामों में थोड़ा हाथ बटाया जा सकता है, घर के कामों में थोड़ा सॉर्ट आउट किया जा सकता है, मिलके काम किया जा सकता है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करें तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कुछ ऐसे आंदोलन है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो यहाँ पे इक्वालिटी का डिमांड करते हैं, किसके लिए, विमेन के लिए, इन बोथ पर्सनल एज वेल एज द पब्लिक लाइफ, ठीक है। डन। सम मोर रेडिकल मूवमेंट्स, some more radical movements that demanded equal rights for women in both public and personal life. Both public and personal life. डन, ठीक है। चल, तो ऐसे मूवमेंट्स को आप क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। So such movements are called feminist movements. ठीक है, ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो बेसिक शब्द है कि फेमिनिस्ट कौन होता है, हु इज अ फेमिनिस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा कि हु इज अ फेमिनिस्ट, एक फेमिनिस्ट कौन है। अब इसको ना आजकल आप देखोगे तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो बेसिक शब्द है कि फेमिनिस्ट कौन होता है, हु इज अ फेमिनिस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा कि हु इज अ फेमिनिस्ट, एक फेमिनिस्ट कौन है। अब इसको ना आजकल आप देखोगे तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे फेक फेमिनिस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जिनको फेमिनिज्म का रियल मतलब नहीं पता और सिर्फ मतलब कुछ ना कुछ मुद्दा उठाना है, जेंडर इशू उठाना है, ठीक है।
है उनको आप कह सकते हो दे आर लाइक अ गिफ्ट, है ना। गिफ्ट क्यों? बिकॉज वो अच्छी बात कर रहे हैं। तो फेमिनिस्ट कोई सिर्फ विमेन नहीं है। फेमिनिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हो आप किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो दोनों के लिए इक्वल अधिकारों में बिलीव करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, वो कहलाता है एक सच्चा फेमिनिस्ट, है ना। एक अच्छा फेमिनिस्ट, एक बढ़िया फेमिनिस्ट जो दोनों के अधिकारों की बात करे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मैन और वुमन या पर्सन person who believes in equal rights for both men and women, ठीक है। चलो, तो आप देखोगे कोई भी ऐसा इंसान जो दोनों के इक्वल राइट्स की बात करे, दोनों मेन एंड वुमेन के इक्वल राइट्स की बात करे, उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप कह सकते हैं बच्चे फेमिनिस्ट, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो ये एक सच्चे फेमिनिस्ट, एक बढ़िया फेमिनिस्ट की डेफिनेशन है और ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, तो उसको बिल्कुल भी आप यहाँ पे मैसअप मत करके आना, ठीक है। डन। चलिए, पानी वानी पीना हो तो पी लिया करिए, आगे बात करेंगे फटाफट से। चलो, अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे ये है बच्चे कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर, आपने अभी क्या पढ़ा, आपने ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से जेंडर के बेसिस पे आपको डिवीजन देखने को मिलता है। फिर इनफैक्ट आप देखोगे कि इस डिवीजन को कम करने के लिए जो है लोगों ने पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अंदर इस इशू को उठाना स्टार्ट किया, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, आप देखोगे कि बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, आंदोलन स्टार्ट हुए जो महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, इसको आप फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हो ना। अब अगर आप देखोगे तो जब आपने पॉलिटिक्स के अंदर, जब राजनीति में इस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किया, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आपको समाज के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे जो महिलाओं की सोशल कंडीशन है वो इससे काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर, है ना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर political expression of gender has helped in improving the social condition of women. Done? चल, तो हमने क्या देखा बेटा अभी यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कि जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, आपने क्या किया, जेंडर को पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया, ठीक है। और इससे क्या हुआ है कि जो महिलाओं का सामाजिक स्तर है, जो सामाजिक कंडीशन है, अब उसमें काफी बेनिफिट्स आए, काफी बदलाव आए। आप देखोगे आज इनफैक्ट अगर आप भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कितने सारे लॉज हैं, कानून हैं जो महिलाओं को अलग अलग तरीके से सुरक्षा देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे रिसेंट में हमारी सरकार ने रिजर्वेशन बिल पे बात किया महिलाओं के लिए, ठीक है। अभी रिसेंट रिजर्वेशन बिल पास किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि उसमें सजेस्ट किया है कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा यहाँ पे जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं उसके अंदर महिलाओं को। अभी तक लोकसभा वगैरह के अंदर जो है महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व नहीं थी, यानी विमेन रिजर्वेशन नहीं था। पिछले 10-11 साल से 12 साल से ऊपर हो गए यार, ये सारा बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है, जिसपे कई सारी ओपोजिशन पार्टी ने विरोध भी किया, लेकिन फिलहाल इस बिल को पास कर दिया गया, लेजिस्लेशन को पास कर दिया गया कि 33% जो सीटें हैं वो यहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब पॉलिटिक्स के अंदर राजनीति में ये मुद्दा उठाया गया, और अगर आपको याद हो जब फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि 73rd 74th अमेंडमेंट जब आए थे 1992 के अंदर, तो उसमें क्या हुआ था कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो है लोकल बॉडीज के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आज कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे विमेन के लिए एप्लीकेशन फीस, सरकारी एग्जाम्स होते हैं उसके एप्लीकेशन फीस 0 होती है। आप देखोगे महिलाओं के लिए कई सारे एग्जाम्स में कोटा दिया जाता है, मतलब सीटों को, कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपने राजनीति के अंदर जेंडर डिवीजन के मुद्दे को उठाया, जब आंदोलन किए गए, जब अधिकारों की बात की गई। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि राजनीति में जेंडर के मुद्दे को एक्सप्रेस करना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव आउटकम लेकर के आया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आज आपको महिलाएं अलग अलग रोल्स के अंदर दिखती है ना। सो वी नाउ सी विमेन वर्किंग एज working as ठीक है,
डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए। आप देखेंगे रिसर्च फील्ड में कितनी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, राइट। रिसर्चर्स हो गए आपके, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर्स हो गए, कॉलेज में पढ़ाने वाली कितनी आपको महिलाएं मिल जाएंगी बेटा, राइट। चल, तो इनफैक्ट हाँ, उसके बाद अगर आप देखोगे बॉलीवुड इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, है ना, फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री, यहाँ पे भी आपको कितनी सारी एक्ट्रेस मिल जाएंगी काम करते हुए, है ना, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो महिलाओं का जो रोल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटा काफी ज्यादा चेंज हुआ है। यानी अभी आपको महिलाएं जो है अलग अलग रोल्स को करते हुए आपको दिख जाएंगी। कोई फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री में, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, कोई कॉलेज पढ़ा रहा है। तो आप देखोगे हर एक का जो रोल है बेटा यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज है, राइट। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, जब आपने यहाँ पे इन मुद्दों को राजनीति के अंदर उठाया, इन चीजों को जेंडर के अंदर एक्सप्रेस किया, है ना। जेंडर जो डिविजन थे इनको जब आपने एक्सप्रेस किया, जब इनके मुद्दों की बात की, तब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस रोल पे काम हुआ। तब जाकर के आप देख सकते हो कि समाज के अंदर बदलाव हुआ है, इंप्रूवमेंट आया, और एज अ रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि बेटा इनके हालात में थोड़ी सुधार आई, ठीक है। तो इससे आपने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप इससे क्या देखते हो, ठीक है, क्या सीखते हो, है ना। कुछ सीखा आपने, कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। पानी वानी पीना हो तो पी लो यार, मैं भी इधर बॉटल में रखा हुआ है, पानी पी लेता हूँ एक एक सिप करके, ठीक है, सिप सिप पी लेता हूँ। चलिए, अच्छा, कभी इन देशों का नाम सुना है क्या आपने, नॉर्वे का, स्वीडन का, फिनलैंड का, कभी आपने सुना है इन देशों का नाम? यहाँ अगर आप जाएंगे ना, इसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया वो रीजन है पूरा, इसको हम कहते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जितने भी आपके देश हैं बड़े जबरदस्त देश हैं, सुंदर हैं, लोग काफी अमीर भी हैं इधर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आप देखोगे, देखने वाली बात है वो ये है बेटा कि यहाँ पे जो महिलाओं का रोल है ना पब्लिक लाइफ के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप देखोगे तो महिलाओं के प्रति जो यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं बड़े जबरदस्त हैं। महिलाएं एक तरीके से आप कह सकते हो डोमिनेट करती है भाई सोसाइटी को, ठीक है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे जो जितने भी आपके कानून है बेटा वो काफी आगे रखे गए हैं। और ये वो देश पे जो ह्यूमन लाइफ को बड़ा वैल्यू देते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पैसा तो नो डाउट है, बट पैसे से ज्यादा वैल्यू अगर किसी चीज को है तो लोग ह्यूमन लाइफ को देखेंगे, देते हैं। एज अ रिजल्ट आप देखो काफी डेवलप कंट्रीज है ना, मतलब काफी अच्छे खासे डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे तो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से कौन कौन से देश हैं आपके, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया की बात करूं मैं, जितनी भी आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे हो गया, है ना, एरो थोड़ी और प्यारी बना देते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। अच्छा, पूरा ही रेज हो गया। चलो, तो इतने हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, है ना। कुछ का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया, और भी बहुत सारी हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रोल ऑफ विमेन है इन पॉलिटिकल in politics and public life, in politics and public life is very high, ठीक है। तो जो महिलाओं का रोल है बेटा इन देशों के अंदर अगर आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो काफी जबरदस्त है, ठीक है। चाहे नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो आपका, तो जितने भी ऐसे इलाके हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो रोल ऑफ विमेन है, जो महिलाओं का रोल है वो काफी जबरदस्त है, यानी इनके अधिकार जो है काफी ज्यादा है, ठीक है। चल, अब बहुत सिंपल है, काफी देर हो गई, अब आपसे एक सवाल नहीं किया यार, आइए आपसे एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा कि रमेश was studying about a movement that aimed at gaining social and political rights for women. Social and political rights for women. Identify the movement.
सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन बी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ऑप्शन सी ब्लैक पावर मूवमेंट, ऑप्शन डी यूनाइटेड वुमेन मूवमेंट। डन, चल। सो बचे 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और 20 सेकेंड बाद यहाँ पे आपको फटाफट से आंसर देना है। आपके चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन जरूर डाल देना, ठीक है, कि कोई आंसर के साथ ऑप्शन के साथ आप बेटा जो भी आपका टर्म है उसको लिख देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने सही आंसर दिया, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सारे बच्चे आंसर करेंगे, मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से। डन, चलिए। कर लिया बच्चों आंसर, बहुत बढ़िया। तो फटाफट से आ जाते हैं, आंसर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। चलो, तो पानी शानी पी लिया भैया, राजू बन गया जेंटलमैन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, दैट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। चलिए, अगर हम भारतीय सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो भाई अभी भी आज भी अगर आप देखोगे तो हम लोग थोड़ा पीछे यार महिलाओं को इक्वल अधिकार देने में, ठीक है। अगर हम बात करें तो वी स्टिल लैक इन गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। हालांकि बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं अभी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। लिविंग लैग इन गिविंग राइट्स टू वुमेन, लेकिन फिर भी यार अगर आप देखोगे बहुत सारे सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां अभी भी महिलाओं को इक्वल अधिकार नहीं। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज अभी भी पेट्रियार्कल, इंडियन सोसाइटी इज स्टिल पेट्रियार्कल। कहने का मतलब है डोमिनेटेड बाय मेल। बेटा आज भी गांव वगैरह के अंदर आप जाएंगे ना तो आपको ये चीज दिखेगी किस तरीके से मेल डोमिनेशन वर्क करता है, ठीक है। डोमिनेटेड बाय मेल। इनफैक्ट शहरों के अंदर भी अगर आप कभी छोटे शहरों वगैरह में जाएं तो वहां आप देखोगे कि आज भी जो हमारी आंटीज है ना उनके पास उतना अधिकार नहीं है, या आज भी बच्चे वो इतना आउटगोइंग नहीं बन पाई है। तो आज भी आप कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हम थोड़ा तो पीछे छूट रहे हैं यार यहाँ पे महिलाओं को इक्वल अधिकार देने में। यानी आज भी हमारा समाज पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है, वी आर स्टिल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी अभी भी हम पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कियल है यार, ठीक है। डन, चल। तो दोस्तों आगे बात करते हैं फटाफट से, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब क्या है बेटा, एक बहुत सिंपल सा बात है। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सा तरीका है जिसके थ्रू जो है महिलाएं यहाँ पे ऑपरेशन फेस करती हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है किस प्रकार से महिलाओं को कई बार प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ मोटा मोटा देखेंगे बेटा तो द लिटरेसी रेट जो है महिलाओं के लिए केस में मात्र 54% है और कंपेयर्ड विद 76% अमंग द मेन। तो आप देख सकते हो कि मेन और फीमेल लिटरेसी रेट में काफी जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करें, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में आप देखोगे कि आपने हमेशा देखा होगा कि जो लड़कियों का परसेंटेज है वो हमें मेन और फीमेल लिटरेसी रेट में काफी जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करें, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में आप देखोगे कि आपने हमेशा देखा होगा कि जो लड़कियों का परसेंटेज है वो हमेशा लड़कों से ज्यादा रहता है। अपने आप में भैया एक बड़ी बात है, लड़के हमारे डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहते हैं, तो परसेंटेज गया कोने में, डिस्ट्रैक्शन पहला है कि नहीं भाई? लड़के हमारे थोड़ा इधर थोड़े डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर आप देखोगे तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज, ठीक है। गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज इन स्टडीज। अब देखो, अगर पासिंग परसेंटेज की बात करिए तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे हर बार जब 10th या 12th के रिजल्ट आते हैं तो ज्यादातर केस में पासिंग परसेंटेज में हमेशा लिख करके आता है लड़कियों ने बाजी मारी। सीबीएसई 12वीं के परिणाम घोषित, 12th का रिजल्ट घोषित, लड़कियों ने बाजी मारी। तो ये लड़कों भाई पढ़ लिया तो है, हर बार नाक कटवा रहे, ठीक है। कोई बात नहीं,
फिलहाल लड़के भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे रिजल्ट वाइज अगर आप देखोगे तो गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज, ठीक है, स्टडीज के अंदर अगर आप देखोगे। फिर भी जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है जो हाई स्टडीज में जाते हैं, यानी हायर स्टडीज करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं, उनका परसेंटेज जो है ना काफी कम। रीजन क्या है? कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है यार कि लड़की पे ना ज्यादा खर्च नहीं करना है, आगे चल के शादी करनी है, उसमें खर्चा होगा, इस तरीके के थॉट प्रोसेस से हमारा समाज अभी धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, लेकिन पूरा बाहर आ नहीं पाया है। जो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे कि लड़कियां हमारी क्या हो जाती है बच्चों, बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है ना। तो लिख लेते हैं फटाफट से इस पॉइंट को कि percentage of girls going for higher studies is less, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। रीजन क्या है कि पेरेंट्स यहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई पे खर्च नहीं करना चाहते। पेरेंट्स डोंट वांट टू स्पेंड ऑन गर्ल्स एजुकेशन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यार पेरेंट्स यहाँ पे जो है खर्च नहीं करना चाहते लड़कियों की पढ़ाई पे। इनको लगता है कि आगे चल के दहेज देना है, लड़की की शादी करनी है, इस प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटा छोटा सोच है ना, इस चक्कर में क्या होता है यार कि पेरेंट्स अभी बहुत बार यहाँ लड़कियों की पढ़ाई पे खर्च ही नहीं करते। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है ना दोस्तों। चल अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स का ये डिसीजन सही है गलत है? देखो मेरे हिसाब से गलत है। देखो डेफिनेट सी बात है, अगर लड़की पढ़ेगी कुछ अच्छा बनेगी तो अपने आप में वो इतनी वैल्यूएबल हो जाएगी यार कि उसको किसी की जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आप मुझे बताओ कि और ऐसे क्या कारण है जिसके चलते, कमेंट सेक्शन बताइए, लड़कियां कई बार हायर स्टडीज के लिए नहीं जाती। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके चलते लड़कियां हायर स्टडीज के लिए नहीं जाती? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी बच्चों फटाफट से। चलिए बता दिया आपने, ओके बता दिया बच्चों फटाफट से, बढ़िया से, ठीक है, क्या बात है। तो यहाँ पे बच्चों ने बता दिया कि सर क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। तो मैं क्या थोड़ा सा तुम्हारे रीजन देखता हूँ, मेरे को इतना पता चलता रहता है कि बच्चा पार्टी हमारे कौन से रीजन की बात करी, क्या क्या बातें करी, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर। तो ये कुछ ऐसे मेजर कारण है, मुख्य कारण है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों फटाफट से, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा अब क्या है कि और ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे ऑपरेशन फेस करती है? देखो नंबर 1। दूसरा फिर आप देखोगे जो नंबर ऑफ वुमेन है इन हाईली पेड जॉब्स एंड वैल्यूएड जॉब्स काफी ज्यादा लेस, ठीक है। अगर आप देखोगे जो हाई पेड जॉब्स यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, तो ऐसे केसेस में जो नंबर ऑफ वुमेन है, जो महिलाओं की संख्या है, आपको काफी कम मिलने वाली है, ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट बच्चों। चलिए अगर आप देखोगे कि मोस्ट केसेस में अगर आप कंपैरिजन किया जाए एवरेज वर्किंग आवर्स का, अगर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, अगर आप एवरेज वर्किंग आवर्स निकालने जाओगे, ठीक है, तो विमेन जो है ना, महिलाएं वर्क 1 आवर मोर देन मैन। आप कह सकते हो कि महिलाएं, अगर आप डेटा निकालने जाओगे तो ना एवरेज वर्किंग आवर्स की बात करें तो महिलाएं 1 घंटा आदमी से ज्यादा वर्क करती है। लेकिन दुख की बात क्या है, बट मोस्ट ऑफ द वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मोस्ट ऑफ द वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैक्सिमम क्या है यहाँ पे काम रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन वाली बात है, प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है, क्या है। चलिए तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ वुमेन जो हाईली पेड जॉब्स के अंदर और वैल्यूड जॉब्स के अंदर वो काफी कम है। एवरेज वर्किंग आवर्स निकालोगे तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 1 घंटा ज्यादा ही काम कर रही है, लेकिन मैक्सिमम इनका जो काम है वहां पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। चलिए तो अगर हम बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अब इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए ना एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया था 1976 के अंदर। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपका नेचर ऑफ वर्क सेम है, अगर आप काम सेम तरीके का कर रहे हो, तो मेन और वुमेन को एक तरीके का ही पेमेंट मिलना चाहिए।
ठीक है, फॉर द सेम नेचर ऑफ वर्क जो पेमेंट दिया जाएगा बिल्कुल सेम होगा मेन और विमेन को, तो इसमें कोई भेदभाव आपको यहाँ पे नहीं करना है। लेकिन सवाल ये होता है कि मोस्ट केसेस में आप देखोगे तो महिलाओं को यहाँ पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा कम पेमेंट मिलता है। ठीक है, ये क्या कहता है यार, क्या कहता है बेटा आपका सिंपल सी भाषा में, अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है, फॉर द सेम नेचर ऑफ वर्क men and women should be paid equally. अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर एक मेल मैनेजर एक फीमेल मैनेजर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल को जो है अलग सैलरी मिल रही है, फीमेल को अलग सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज गलत है, बिकॉज इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट कहता है कि अगर आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो सिमिलर है, सेम है, तो आपको जो सैलरी है वो भी एक जैसी मिलेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि मेल को ज्यादा मिलेगी या फीमेल को कम मिलेगी। बट रियलिटी की अगर हम बात करें ना, बट सैडली अगर आप देखोगे, बट इन मोस्ट केसेस women are paid less than men. ठीक है, women are paid less than men. Done? चल, चल, तो फटाफट से एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों यहाँ पे। लेट्स हैव अ क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों दोस्तों फटाफट से। नाउ ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट डैश, ठीक है, wages या salary for the same nature of work remains same for both men and women. ठीक है, डन। चल, आपको ईयर बताना है फटाफट से। 1897, 1974, 1976, 1980, ठीक है, डन। तो समय शुरू करके फटाफट से मैं आपको देता हूँ स्क्रीन, आप फटाफट से क्वेश्चन देखो और योर टाइम फटाफट 76 हमने यही पढ़ा अभी तक। ठीक है, 1970 कलर चूज कर लिया मैंने यहाँ पे, दोबारा चूज करते हैं, आगे बात करते हैं बच्चा, आगे बात करेंगे फटाफट से। नाउ लेट्स मूव फर्दर। चल, तो अगर आप देखोगे कुछ ज्यादा ही गंदा कलर चूज कर लिया मैंने यहाँ पे, दोबारा चूज करते हैं भाई। ठीक है, चल, तो आइए दोस्तों देखते हैं फटाफट से। अगर आप देखोगे कि भारत में कई सारे इलाकों में जो पेरेंट्स हैं वो ये क्या करते हैं, इनको यहाँ पे लड़के चाहिए, इनको लड़कियां नहीं चाहिए। ठीक है, एंड कई बार ये क्या करते हैं कि जो लड़की अगर मान लीजिए इनको पता चल गया तो दे ट्राई टू गेट द गर्ल अबॉर्टेड। अबॉर्टेड का मतलब होता है किल बिफोर बर्थ। ये लोग क्या करते हैं, मेडिकल मेजर का यूज करके, अगर मान के चलिए कि इनको पता चल गया गलती से भी कि ये लड़की होने वाली है, तो कई बार ये लोग क्या करते हैं कि बच्चे उसके पैदा होने से पहले ही बच्चे को मरवा देते हैं। इसको आप एबॉर्शन कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है और इलीगल है, पनिशेबल ऑफेंस है। जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल और जो लोग ये करते पाए गए उनको सीधा जेल है भैया। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कई सारे इलाकों में लोगों का जो दिमाग है उसके अंदर कूड़ा होता है, कूड़ा। तो ऐसे लोग, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, अपने आप में बहुत बड़ा कूड़ा है। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप, मतलब अगर आपके बस की नहीं, ठीक है, कि आप लड़का या लड़की दोनों में भेदभाव ना करो और इक्वली दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करो, तो भाई डेफिनेट सी बात है आपको पॉपुलेशन बढ़ाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो जब आपने पॉपुलेशन बढ़ाने का स्टेप उठा ही लिया था तो उसके बाद जो भी है भाई उसको एक्सेप्ट करो ना, क्या दिक्कत। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि ऐसे जो कूड़ा तरीके के लोग होते हैं इनको कूड़ा ही कहते हैं बेटा, समाज का कूड़ा है। ठीक है, रीजन क्या है कि ऐसे लोगों का मेंटालिटी कितना गिरा हुआ है कि अगर बच्ची है, लड़की है, तो उसको आप क्या करवा रहे हो, आप अबॉर्ट करवाते हो, यानी उसके पैदा होने से पहले ही जो आप उसको मरवा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड किलिंग। आप हत्या कर रहे हो यार, मर्डर कर रहे हो, और जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है किसी भी केस। ठीक है, डन।
रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, खासकर अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा डिक्लाइन कर गया है। इसको रेशियो कर लेते हैं, दिस इज नॉट रेशियो। चलिए, तो अगर आप देखोगे जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है बेटा, वो काफी ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन कर गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है बेटा क्या हो गया है, यहाँ पे काफी ज्यादा गिर गया है, डिक्लाइन कर गया है। ठीक है, किसकी वजह से? बिकॉज इस तरीके के सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना बचाने के चक्कर में अगर लड़की हो रही है तो उसको पहले ही मार दे रहे, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। ठीक है, नहीं करना चाहिए, इलीगल ऑफेंस है। चल, अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पीछे ना एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बताता है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी 0 से 6 साल के ऐसी बच्चे गर्ल चाइल्ड है, उनका रेशियो कितना है। रेशियो का मतलब होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 अगर गर्ल चिल्ड्रन है तो उसमें से कितने हैं जो आपको मतलब मिलते हैं, या कितने ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलते। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये कि मतलब पर 1000 बॉयज आप मान लीजिए, अगर 1000 बच्चे हैं, 1000 लड़के हैं वहाँ पे, तो उनके कंपैरिजन में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल है कि अगर 1000 लड़के बॉर्न हुए तो उनके कंपैरिजन में कितनी लड़कियां हैं जो कि बॉर्न हुई थी। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट का बताता है। अगर आप देखोगे जनरली फीमेल सेक्स रेशियो को भी आप ऐसे डिफाइन करते हो। जब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रही है तो हम यहाँ पे क्लियरली जो एज ब्रैकेट है वो 0 से 6 साल का कंसिडर कर रहे हैं। तो 2011 का ये मैप है, और आप देख सकते हो कि 951 से ज्यादा जितने भी स्टेट्स हैं वो आपके सारे पिंक में मार्क्ड है, मेजेंटा पिंक कलर से। तो फॉर एग्जांपल आप इधर देखिए, आपके उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़ वाला इलाका जो है, ठीक है, यहाँ पे केरला के अंदर जो है नो डाउट फीमेल सेक्स रेशियो काफी हाई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लड़कियों का रेशियो काफी हाई है, जो बड़ा पॉजिटिव बात है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी आपको ठीक ठाक मिलेगा, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन कलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1926 से 950 है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए 1000 लड़का बॉर्न हुआ है तो उसमें करीब 926 लड़कियां हैं या 950 लड़कियों के अलावा के बीच की बात है। तो अगर आप देखोगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटका, सॉरी एमपी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सेकंड कैटेगरी में लाई करते हैं, यानी ग्रीन वाली। ऑरेंज वाले के हाल जो है काफी बुरे हैं, यहाँ पे 901 से 925 है, यानी महाराष्ट्र, यूपी, हिमाचल अगर आप देखेंगे, दिल्ली का इलाका, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। ठीक है, और जो सबसे बुरे हाल हैं वो है बेटा आपके इन स्टेट्स के, यानी फॉर एग्जांपल जो आपको लाइट में दिख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी कम आपको मिलेगा, यानी लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां काफी कम है। और जो बदतर हाल है वो है सबसे लाइट रेट मार्क, यानी पंजाब, हरियाणा वाले इलाके के, जहाँ पे आपको ये रेशियो 875 से भी कम। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे तो लड़कों की संख्या ज्यादा है और लड़कियां जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पसंद नहीं की जा रही। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैप अपने आप में आपको जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताता है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़कियों की संख्या ठीक ठाक है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हालात जो है बिल्कुल खराब है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यार सेक्स अबॉर्शन भी है कि आप क्या कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि लड़की होने वाली है तो आपने उस बच्चे को पहले ही मरवा दिया। तो अपने आप में यार बहुत ही गलत बात है, एक तरीके का सामाजिक ईवल है, सोशल ईवल है। ठीक है, चलिए, तो 2011 सेंसस की अगर हम बात करोगे तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे इलाकों में खासकर आप देखोगे तो एक चीज बड़ी कॉमन है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, काफी आगे आ गए हम लोग, आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, तो एक चीज जो बहुत कॉमन है बेटा वो है आपके डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि जब आपके घर के अंदर दंगल शुरू हो जाए, घर के अंदर दंगल, मतलब आपने कई बार देखा होगा कि यार आपके आस पड़ोस में कई बार अंकल जो आंटी है उनके बीच में WWE भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पड़ोस में तो मैंने बहुत बार देखा था, मेरे होम टाउन में क्या हुआ है, बड़ी मस्त कहानी बताता हूँ। एक अंकल थे है ना, वो रोज शाम को जो है एकदम लिख कर पी करके जो मस्त होकर के आ जाते थे, एकदम खतरनाक घूमते चले आ रहे होकर के, निकल बाहर, सुनील शेट्टी का आता है, निकल बाहर, इधर के कर रही है, ऐसे करके। तो बाहर आते तो हम लोग रोज देखते थे। ठीक है, मैं आता था उस टाइम, आई वाज वर्किंग, तो वापस आ रहा था, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, पता चला वहाँ पे आंटी की पिटाई होती है, खतरनाक, जब तक समझ पाते तब तक आंटी की पिटाई फुल। ठीक है, तो रोज का था अंकल का मस्त एकदम जो है पैसा एकदम उड़ा देते थे, पी करके आते थे, और बढ़िया आंटी को जो है रोज रात में आके एकदम पट 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 ऐसे एकदम खतरनाक तरीके से मारते थे। आंटी चिल्ला रही है एकदम खतरनाक तरीके से। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी है, जो आंटी के फ्रेंड्स थे ना वहाँ पे बाकी आंटी, उन्होंने एक दिन मस्त प्लान बनाया, और इसमें उनकी सासू माँ भी इन्वॉल्व थी, यानी अंकल की मम्मी। तो हैट्स ऑफ टू हर ऑल्सो कि उन्होंने कितनी बढ़िया अपनी बहू का साथ दिया, और ये सारी आंटी लोगों ने मिलकर प्लान बनाया। तो उन पे मैं घर पे ही था, और ये प्लान था कि अब जो है ये आदमी अगर आएगा तो इसको जो है सरप्राइज देंगे। सरप्राइज हम सबके लिए सरप्राइज था। तो अच्छा, अंकल आए अभी बस स्टेशन घूमते हुए एकदम लगा करके ना, एकदम खतरनाक तरीके से एकदम पी करके आए घूमते हुए, फिर उन्होंने सुनील शेट्टी का आवाज बोला, तो जैसे उन्होंने बोला ना, सारी आंटियां झाड़ू लेके टूट पड़ी एकदम, खड़ा खड़ 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 खड़। तो
क्या झाड़ू मारी है ना अंकल को, क्या खतरनाक तरीके से। तो रोज अंकल डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, आज डोमेस्टिक वायलेंस का जवाब जो है आंटी ने दिया। और मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, ये अंकल के साथ जिस दिन हुआ है ना, पब्लिकली मार खाए भाई, पब्लिकली मार खाए, सब मिलके मार रहे हैं उनको, सब मिल करके मार रहे हैं। आज पड़ोस के लोग भी मार आए थे दो तीन जाकर के, जिनको कोई लॉजिक नहीं पता था ये आदमी मार क्यों मारा है ना, बहती गंगा में हाथ धोना इसको कहते हैं। तो वही वाली सिनेरियो, लेकिन फिलहाल अंकल के दिमाग से डोमेस्टिक वायलेंस का भूत उस दिन उतर गया, बिकॉज आंटी ने आवाज उठा दी। तो आंटी ने जो जोक स्लैप मारे ना अंकल में, क्या होता है, उठा उठा के फटका यार, तो आंटी हट्टी हट्टी। तो आंटी ने उस दिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंकल को बताया, बेटा रुक जा, जोक स्लैप देते तेरे को, अंडरटेकर कौन है मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अंकल को एकदम मस्त तरीके से उस दिन ढोलक बना दिया था, सही बता रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन अंकल ना नॉर्मल आते थे, सुनील शेट्टी के आत्मा उनके अंदर से बाहर निकलती थी, आते ही बात ये नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप देखोगे अर्बन एरियाज के अंदर, एरियाज के अंदर आपको हर जगह मिलती है। कई बार अगर आप देखोगे, अगर आप एक बड़ा कंसर्न केस देखा है कि कई केसेस में मतलब महिलाओं ने रिपोर्ट किया है कि उनके साथ में फिजिकल अब्यूज हुआ है, और अब्यूज करने वाला घर का ही कोई रिश्तेदार, कोई पास का आस पड़ोसी, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिजिकल अब्यूज की फॉर्म में हो सकती है, मेंटल अब्यूज की फॉर्म में हो सकती है, बट ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे जो आप देखोगे कि हमारी महिलाएं डेली बेसिस पे ऐसे ऑपरेशन फेस करती हैं, ठीक है। डन। चल, तो ये अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन की बात की जाए तो इनका सोल्यूशन है पॉलिटिकल, यानी इनका सिंपल सोल्यूशन है कि पॉलिटिकल पावर अगर आप दे देंगे महिलाओं को, इनके रिप्रेजेंटेटिव को, तो डेफिनेट सी बात है आपको समाज के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। चल आगे बात करते हैं बच्चों कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे तो महिलाओं का प्रॉब्लम तभी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं का प्रॉब्लम बेहतर समझ सकती हैं, विमेन कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम बेटर। तो यहाँ पे जरूरत है कि अभी ज्यादा पावर दी जाए, ज्यादा लोगों को लेकर के आया जाए यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। देयर इज अ नीड टू हैव मोर विमेन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर आप देखोगे कि ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए इन पार्लियामेंट, ठीक है। इन पार्लियामेंट अगर आप देखोगे पार्लियामेंट के अंदर भी हमको क्या चाहिए, ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और अगर ये होंगी तो अपने लोगों की बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाए, तो एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है डन। चलो, अब अगर आप देखोगे बस रिप्रेजेंटेटिव सही है, और अगर ये होंगी तो अपने लोगों की बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाए, तो एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है डन। चलो, अब अगर आप देखोगे परसेंटेज इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स की लोकसभा में 14.36% टच कर गई थी पहली बार 2019 के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई, ठीक है। चलो, पार्लियामेंट के अंदर भी हमको क्या चाहिए, ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और अगर ये होंगी तो अपने लोगों की बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाए, तो एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। चलो, अब अगर आप देखोगे परसेंटेज इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स की लोकसभा में 14.36% टच कर गई थी पहली बार 2019 के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई, ठीक है। यानी हम 2019 का अगर डेटा उठा के देखें तो हमारे लोकसभा में महिला मेंबर का जो संख्या था वो टोटल स्ट्रेंथ का 14.36% था, जो अपने आप का ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो महिलाओं का शेयर है स्टेट असेंबलीज के अंदर, स्टेट असेंबलीज मतलब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह होती है, ठीक है, उनमें इनका जो शेयर है वो मात्र 5% से भी कम है, जो अपने आप में बहुत डराने वाला था। तो आप देख सकते हो कि महिलाओं की संख्या कितनी कम है, कि स्टेट असेंबलीज के अंदर जहाँ कानून बनाए जा रहे हैं वहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या कितनी ज़्यादा कम है। अब जो विमेन रिजर्वेशन बिल अभी आया है जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें 33% रिजर्वेशन की बात की गई है आपकी लोकसभा वगैरह के अंदर भी और स्टेट असेंबलीज के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा ऐतिहासिक कदम है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ना यहाँ पे भी इनको ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी हल्ला कर रही है क्यों, कैसे, कब, है ना। तो यहाँ पे इनका देखो हल्ला करने का रीजन उनका ये है कि कह रहे हैं कि इसके अंदर भी आप अलग अलग सेगमेंट बना दीजिए कि कितने एससी से, कितना एसटी से, कितना ओबीसी से, है ना, इंटरनल रिजर्वेशन कर दीजिए 33% के अंदर। तो हालांकि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं हो तो हम वक्त ही बताएगा, है ना, सरकार बताएगी। फिलहाल ऐसा प्रोविजन पास हुआ है अभी, तो लेट्स सी कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है, कितना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों ना। अब अगर हम बात करें तो लेट्स हैव अ डेटा, एक डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी के अंदर डेटा नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए ताकि इसके अंदर कितने मेंबर हैं आपको पता चल पाए, ठीक है। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि स्टेट असेंबलीज में महिलाओं का जो शेयर है वो 5% से भी कम। ना अगर आप देखेंगे बेटा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हाँ मैं यहाँ पे यूपी का डेटा लेकर के आया हूँ, उत्तर प्रदेश का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी असेंबली है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं यूपी असेंबली का डेटा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का मैं असेंबली का डेटा बात करूँ आपसे, ठीक है। तो यूपी असेंबली का डेटा है, तो यूपी के अंदर आप देखोगे तो असेंबली सीटें बहुत ज़्यादा है, ठीक
देखेंगे बेटा यहाँ पे टोटल मेंबर्स 403 है, टोटल मेंबर्स 403 है, जिसमें अगर आप देखेंगे बीजेपी के मेंबर्स सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे, फिर सपा है, समाजवादी पार्टी है ना, फिर आपके बाकी छोटे छोटे पार्टीज है। डन। तो मेजर दो पार्टीज आपको दिखाई दे रही है, बहुजन समाज पार्टी, सॉरी आपका भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ठीक है। अगर आप विमेन मेंबर्स की बात करें तो इसमें से जितना आपको ऑरेंज में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी 61.7% जो विमेन मेंबर्स हैं बीजेपी से हैं। इसके बाद लाल कलर में आप देखेंगे 29.8 विमेन मेंबर्स जो हैं सपा से हैं, यानी समाजवादी पार्टी से। अपना दल वालों का भी कुछ परसेंटेज और कांग्रेस का जो है सबसे टोटल जो महिला सदस्य हैं आपके 403 सीटों में से मात्र 47 है। तो अपने आप में दिखा रहा है कि यार भाई कितना खतरनाक तरीके से आप कह सकते हो कम मेंबर्स हैं। कैन यू इमेजिन 403 मेंबर्स में से मात्र 47 मेंबर्स हैं यार पूरे असेंबली के अंदर, जो क्लियरली इस बात को स्टेट करता है कि आप देख सकते हो किस तरीके से जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो स्टेट असेंबलीज के अंदर बहुत था। तो यहाँ पे अगर रिजर्वेशन को लेकर के आया जाए तो डेफिनेट सी बात है इसमें थोड़ा मदद आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम बात करें विमेन इन द नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो भारत को नो डाउट कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज कहा जाता है, लेकिन भारत का जो संख्या है विमेन पार्टिसिपेशन का वो बहुत ज़्यादा कम, यानी वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। वर्ल्ड का एवरेज है कि लगभग 24% महिलाएं जो है पार्लियामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वर्ल्ड के अंदर। भारत का अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा आपको नॉर्डिक कंट्रीज मिलेगा, नॉर्डिक कंट्रीज मतलब वही स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन 42.3% है पार्लियामेंट के अंदर। अमेरिका के अंदर 29.5 है, यूरोप में 28.4 है, सब सहारन अफ्रीकन नेशंस में भी 23.7 है, एशिया के अंदर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 19.8 है। अरेबियन स्टेट जिनको इतना स्ट्रिक्ट माना जाता है, मेल डोमिनेटेड माना जाता है, वहाँ पे भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो 18.8 के बराबर है। पैसिफिक रीजन में 16.6 के आसपास है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो 11.8 के आसपास आपको दिखाई देता है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अरेबियन स्टेट या ऐसे स्टेट जहाँ पे इनफैक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं, वहाँ से तो हमारा पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पार्टिसिपेशन महिलाओं का काफ़ी कम है इन स्टेट्स के कंपेरिजन में, ठीक है। डन। तो फिगर्स आर फॉर परसेंटेज ऑफ वुमेन, इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है, ठीक है। 2018 का ये डेटा है। 2018 के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है अगर आप ओवरऑल बात करें पार्लियामेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला फैक्ट है, और साथ ही साथ एक ऐसा फैक्ट है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर विमेन पार्टिसिपेशन को आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो भाई डेमोक्रेटिक तरीके से ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो भारत में जो भारत का जो पार्टिसिपेशन है दिस इज इवन लेस देन सम लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिका काफ़ी गरीब इलाकों में से माना जाता है, लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। कई सारी अफ्रीकन नेशंस और लैटिन अमेरिकन नेशन से भी हमारा विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। तो विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना एक बहुत बड़ा हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी, बिकॉज जब तक महिला रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आएंगी पॉलिटिक्स के अंदर तब तक आप देखोगे जो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्व होना आपको काफ़ी मुश्किल दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज द रीज़न कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनको यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अब आप मुझे बताइए कि आपको एज पर दिस ग्राफ सबसे ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेशन कौन से देशों में दिख रहा है। चलिए फटाफट से ग्राफ देख लीजिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। डन कर लिया बच्चों, ठीक है। चल तो करेक्ट आंसर क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज, है ना। चल अच्छा, कई बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अगर आप भारत के रिस्पेक्ट में देखोगे कि अगर हमारी पीएम जो है एक महिला बन जाए तो भी जो आपका कैबिनेट है वो मैक्सिमम मेल डोमिनेटेड है ना। इवन इफ बिकम्स पीएम, कैबिनेट है वो आपकी क्या है बेटा, मेल डोमिनेटेड। चल अब सवाल उठता है कि सर इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो पहला तरीका है कि आप एक काम
आप एक कानून बना दीजिए जिससे क्या हुआ है, महिलाओं को फेयर पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है इलेक्टेड बॉडी में। 1/3 ऑफ द सीट जो है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे 1/3 सीट हमने यहाँ रिजर्व कर दिया है लोकल बॉडीज के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे पंचायत हो गई, आपकी म्यूनसिपालिटीज हो गई। ये हुआ था आपके 1992 वाले अमेंडमेंट के थ्रू। अगर आप देखोगे अभी 10 लाख जो है महिला रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिल जाएंगे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। बट ऐसे ही एक बिल का डिमांड आता है यहाँ पे, कहाँ पे बेटा, हमारे नॉर्मल लोकसभा के अंदर भी, हमारे पार्लियामेंट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिल जाएंगे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। बट ऐसे ही एक बिल का डिमांड हो गई आपके म्यूनसिपालिटी। ये हुआ था आपके 9 1992 बेटा, हमारे नॉर्मल लोकसभा के अंदर भी, हमारे पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिल जाएंगे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। बट ऐसे ही एक बिल का डिमांड आता है यहाँ पे, कहाँ पे बेटा, हमारे नॉर्मल लोकसभा के अंदर भी, हमारे पार्लियामेंट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेट असेंबलीज के अंदर, कि ऐसे रिजर्वेशन जो है यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, एक मेजर डिमांड है, आप देखोगे विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने काफी इसको डिमांड किया है। क्या है मेजर डिमांड? तो मेजर डिमांड यही है कि जितनी भी आपको महिला ऑर्गेनाइजेशन यानी विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए फटाफट से बच्चों, कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन and have been demanding 1/3 reservation in parliament and state assemblies, done. A bill regarding the same is pending in parliament, फिलहाल पास हो गया बच्चों, ठीक है। अभी इस लेजिस्लेशन को पास किया गया, हालांकि ऑब्जेक्शन काफी उठ रहे हैं इस पर भी, ठीक है। ये अपडेटेड स्टेटस मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, ताकि कुछ बच्चे जो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अभी एक बिल पास हुआ था उसका क्या हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक मेजर डिमांड है जो बहुत सालों से होती चली आ रही है, लेकिन इस बिल के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा था, ठीक है। चल, तो आप देखते हो कि जब भी आप कभी
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि जब तक जेंडर डिवीजन के मुद्दे को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया कुछ आउटकम आपको मिल नहीं रहा था, और जब इसको एक्सप्रेस किया गया तब आप देख सकते हो बच्चे काफी सारे आउटकम्स, काफी सारे रिजल्ट यहाँ पे महिलाओं के फेवर में जाते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बड़ा बच्चे बच्चों आपके लिए बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सवाल कहता है कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी चीजें सही है? तो फटाफट से टेक योर टाइम और क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी से। फटाफट आंसर करिए जल्दी से। ठीक है, चलो कर लिया बेटा आंसर। ठीक है, चल तो आइए क्वेश्चन करिए। आपने बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्यों परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ओवर हायर स्टडीज विमेन आर सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस सेक्सुअल अटैक पर्सन डिनाइन रेशियो सारे के सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चल तो मोटा मोटा आपने क्या कंक्लूड किया यार इन सारी चीजों को? हमारा कंक्लूजन क्या निकला? जितनी भी कहानी अभी हमने की है हमने इससे क्या कंक्लूड किया, जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन इन पॉलिटिक्स हैव बीन हेल्दी, है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं आई, परेशानी नहीं आई भाई। इनफैक्ट बहुत सारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स ने इससे बेनिफिट किया है ना? सो मेनी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैव बेनिफिट। ठीक है, चल तो दिस कंप्लीट्स योर जेंडर वाला टॉपिक, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी, समझ में आई बेटा? ठीक है, तो हमने क्या क्या बातें पढ़ी? हमने यहाँ पे एक बात पढ़ी सिंपल भाषा में कि भैया आपने क्या किया, आपने देखा कि समाज के अंदर बायोलॉजिकल तरीके से आप देखो तो दो तरीके की डिवीजन है, मेन और वुमेन। लेकिन समाज ने क्या किया, इसको अपने नजरिए से बांट दिया कि जो महिलाएं हैं वो सारा काम घर का करेंगी, पुरुष सारा काम बाहर का करेंगे। हालांकि हमने ये देखा कि पुरुष भी कई बार घर वाले काम करते हैं और महिलाएं भी बाहर जाके काम करती हैं, ऑफिस में जॉब करना है, डोमेस्टिक हेल्पर काम करना, और गांव के अंदर आप देखेंगे तो पानी भर के लाना, खेतों में काम करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। और एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि इनके साथ भेदभाव काफी होता है। इसी भेदभाव को हटाने के लिए आप देखेंगे कई सारे मूवमेंट चलाए गए, जिनको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, वो इक्वल राइट्स को डिमांड करते हुए थे। ठीक है ना, अगर आप देखोगे मोटा मोटा कि इसके चलते समाज में बदलाव तो आना स्टार्ट हुआ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि महिलाएं आपको अलग अलग रोल्स के अंदर दिख सकती हैं। फिर भी आप देखोगे तो महिलाओं को डेली बेसिस पर किसी ना किसी फॉर्म में ऑपरेशन यानी भेदभाव यानी इस तरीके की चीज़ों फेस करना पड़ता है। आप देखिए कई बार लोग क्या करते हैं, ताकि लड़की ना हो जाए वैसे उस बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको पहले ही मार देते हैं। गर्ल चाइल्ड रेशियो अगर आप देखोगे एज अ रिजल्ट काफ़ी डिक्लाइन हो गया है। फिर आप देखोगे कई बार लड़कियां अच्छा परफॉर्म करती हुए हायर स्टडीज में नहीं जा पाती बिकॉज पेरेंट उन पर खर्च करना नहीं चाहते, बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस को झेलना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारी दिक्कतें हैं जो इनको फेस करनी पड़ती हैं इसके बाद भी। अब इन सबका सोल्यूशन यही है कि इस सब चीज़ों को पॉलिटिक्स में अगर एक्सप्रेस किया जाए, इनके लिए कानून बनाया जाए, लॉज बनाया जाए, ठीक है, जो उनके साथ गलत करे उनको पनिश किया जाए, तो शायद हो सकता है कि यहाँ हालात में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे 1992 में जब डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर को, तो लोकल बॉडीज के अंदर 1/3 सीट्स को यहाँ रिजर्व कर दिया गया महिलाओं के लिए। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो ऐसे ही चीज को, ऐसे रिजर्वेशन कई सारे महिला संगठन डिमांड कर रहे थे पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में भी। हमने देखा कि स्टेट असेंबलीज के अंदर इनका जो शेयर है वो काफी कम है। एग्जाम्पल लिया यूपी का, 403 मेंबर है, मात्र 47 मेंबर्स ऐसी थी जो महिलाएं थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बच्चे कि अभी इस बिल को पास किया गया, हालांकि रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसमें फिर भी बहुत सारे अपोजिशन उठ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि जब आपने जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया तो उसका आपको फायदा हुआ, और फायदा हुआ, साथ ही साथ कई सारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिला। चलिए अब यहाँ से कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा, हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे धर्म और रिलीजन की बात करेंगे, कम्युनलिज्म की बात करेंगे। देखिए कम्युनलिज्म की अगर बात करोगे ना, तो कम्युनलिज्म एकदम सिंपल शब्दों में क्या है, जब आप क्या करते हो बेटा समाज को, जब आप कई बार आप देखोगे समाज के अंदर अलग अलग प्रकार